Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. क्या हुआ आज सारे के सारे काफी दुखी लग रहे हैं। तुम लोग का घर संसार उजड़ गया है क्या? कुछ ऐसी Good evening, ma'am. बुरी घटना दुर्घटना तुम लोगों के साथ हो गई है? मेरा चेहरा तो देखो कितना खिला है। आई एम सो हैप्पी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रथम। आ गया तुम्हारी प्रथम, आ आवाज गया मजा। पहचानती हूँ मैं। क्या पढ़े? नॉट टेकन तो खत्म हो गया। मैम जो आपकी मर्जी। लास्ट क्लास में रोड नॉट टेकन पढ़ाया था। रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर्स तो मैं बच्चों की तरह रटाने नहीं वाली, लेकिन चेक जरूर करूंगी और पूछूंगी भी जरूर। तो तुम लोग खुद कर लेना। समझ गए? यस मैम। वेरी गुड। अब क्लॉज पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं है। उसके पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तुम पढ़ चुके हो। आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। और ये मैं मेरे मन से नहीं पढ़ा रही हूँ। 2-3 क्लास पहले बहुत बार तुम लोग क्लास में प्रीपोजिशन पढ़ाइए ऐसे करके चिल्लाते थे। तो नहीं आज मैम, हमने प्रीपोजिशन ही पढ़ा दिया जाए। मैम लिटरेचर बढ़ा दीजिए। आरिल, सिमरन, अनिमेश, प्रथम, मुस्कान, निवेदिता, सात्विक, जैन, प्रणमय, तनिष्का, ध्रुव, श्रेय, ओजस, रिद्धि, श्रेया, सारे के सारे आ गए हैं। अपूर्वा, गुड इवनिंग मैम। दिव्यम गायब है। मैम हूँ मैम। ओ अच्छा, ठीक है। चिराग और सूर्यांश का कोई अता पता नहीं, लेकिन वो तो वैसे भी होश में नहीं रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ प्रीपोजिशंस क्या होता है? चाय का टाइम हो चुका है, बट तुम लोग बच्चे हो, चाय वाय तो पीते होगे नहीं। सब लोग एकदम फ्रेश मूड में बैठे हुए हो। अभी तक सनसेट काइंड ऑफ हो गया है, बट स्टिल बाहर की हसीन दुनिया दिख रही है मुझे तो। वो रात को 8 बजे वाली क्लास में तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। इट्स लाइक अ लेट नाइट मूवी शो। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि क्लास सही टाइम पे हो रही है। तो मैम अब से इसी टाइम पे हुआ करेगी? नहीं, इट्स फॉर अ चेंज, ताकि मैं क्लास में ना सो जाऊं, इसीलिए आज क्लास में रखी गई है इस टाइम पर। आज क्लास मैंने पहले रखी है तुम लोगों की, एक और क्लास उसके बाद रखी है मैंने। तुम लोगों की क्लास नहीं है, मतलब? लेकिन तुम लोगों को मैंने आज थोड़ा पहले शिफ्ट कर लिया। मेरा मन था कि पहले 9th की क्लास से आज मिला जाए। चलो मुझे ये बताओ कि प्रीपोजिशन क्या होती है, और अब ये वो बताएगा जिससे मैं पूछूंगी। रिद्धि तुम शुरू हो जाओ। क्या होता है प्रीपोजिशन? एकदम फटाफट चैटर बॉक्स के जैसे। म्यूट करो। रिद्धि, व्हाट इज प्रीपोजिशन? रिद्धि, जीभ काम करती है ना तुम्हारी अभी तक? बोल पाने में सक्षम हो ना? तो ये तो बताओ कि हाँ या ना, आया कि नहीं आया, पता है नहीं पता है। जितने लोग ये क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना, यू गोना पे वेरी हैवी प्राइस, यू डोंट रियलाइज इट। श्रेय, मुझे बताओ क्या होता है प्रीपोजिशन? मैम मैम a word that determines object's position. ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। छी छी छी, इतनी गंदी डेफिनेशन। लेकिन चलो कोशिश की, इस बात के लिए तालियां। तनिष्का ने मुझे डेफिनेशन लिख करके भेजा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि तनिष्का लिख करके नहीं, बोल के बताएं। तनिष्का बताओ क्या मतलब है इस बात का जो तुमने लिखा है चैट पर? क्या समझू मैं इससे? डिटरमाइन अ पोजीशन और टाइम ऑफ अ नाउन, अ प्रोनाउन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तनिष्का? ओके, माइक इज नॉट वर्किंग। चलो
श्रेया मुझे ये बताओ कि व्हाट इज प्रीपोजिशन? Ma'am, prepositions are the words that are used to show relationship between a noun to the other part of sentences, basically their position. Okay, cool. Prepositions are the words which are used before noun and pronoun. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन ऑब्वियसली हमें पता है कि फ्रेज किसे बोलते हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के पार्ट को। जनरली सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो बेसिकली एक फ्रेज यानी सेंटेंस का वो पार्ट होगा जिसमें इट विल कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन, और ये बताएंगे नाउन और प्रोनाउन की जो रिलेशंस हैं विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। यानी एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या कनेक्शन है। जैसे ही सैट ऑन टेबल, तो टेबल और ही में ये कनेक्शन है कि वो उस पर बैठा है। तो ये पर वाला कनेक्शन कि वो टेबल के नीचे नहीं है, टेबल के ऊपर है, टेबल से दूर नहीं है, टेबल के आगे है या पीछे है। तो बेसिकली देयर इज वन पार्ट दैट इज टेबल व्हिच इज ऑब्जेक्ट आल्सो इन दिस केस, बट नॉर्मली जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट ही हो। बट यहाँ पर नाउन यानी ही का रिलेशन टेबल के साथ दिखाया जा रहा है थ्रू अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में लगाया है ऑन। ऑन आया है जस्ट बिफोर नाउन या प्रोनाउन, तो टेबल इज अ नाउन, उसके पहले ऑन आया है। तो ही सैट ऑन द टेबल में ये दिखाया जा रहा है कि वो टेबल पर बैठा है, और टेबल और उसके बीच में ये रिलेशन है कि वो उसके ऊपर बैठा है। इतनी बात समझ में आई? Yes. तो ये वो वर्ड्स हैं, prepositions are the words which are used to describe the relations of noun and pronoun with the other part of the sentence. लिख डालो फटाफट। ये है प्रीपोजिशन। Ma'am, can you repeat once again? हाँ लिख रही हूँ मैं, चिंता मत करो। प्रीपोजिशंस में ये रहा पी। प्रीपोजिशंस, ये देखो मेरी एसएमएस लैंग्वेज। प्रीपोजिशंस आर दी वर्ड्स which are used to describe, गलत मत लिखना तुम लोग, describe की स्पेलिंग मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। Prepositions are the words which are used to describe relations between noun, pronoun and other parts of sentences। और यहाँ पे एस्ट्रिक बनाओ और नीचे लिखो they come before noun and pronoun। तुम लोगों के मैं अगर ये डेफिनेशन मेरे को मिल गई ऐसे वर्ड्स के साथ, बता रही हूँ मैं बनाऊंगी क्लास में, पूरी लिखी होनी चाहिए, कोई भी सबूत ना बचे कि मैंने ऐसी डेफिनेशन लिखाई है बोर्ड पर। तुम लोग एकदम नीट एंड क्लीन डेफिनेशन होनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए। की बात क्या है? Prepositions are the words which are used to describe relations between noun, pronoun and other parts of the sentences। और एस्ट्रिक में है they come before noun and pronoun। मैम वापस रिपीट कर दीजिए मैम, बिटवीन के बाद वाला समझ में नहीं आ रहा। Ma'am, relation. अच्छा नाउन है वो, ओके मैम, ओके मैम, N मतलब noun, P मतलब pronoun। ओके मैम। Prepositions are the words which are used to describe the relation between N, P का मतलब है noun, pronoun, noun, pronoun and other parts of sentences। Asterisk में पहला पॉइंट है they come before noun and pronoun, और दूसरा पॉइंट ये है they tell position, state, condition of नाउन एंड प्रोनाउन। कि नाउन और प्रोनाउन किस तरीके से पाए जा रहे हैं, किसी के ऊपर बैठे हैं, किसी के नीचे छुप करके सो रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, कमरे के बाहर जा रहे हैं, शहर से निकाले जा रहे हैं, देश से भगा दिए गए हैं, उनकी कंडीशन के बारे में बताएंगे ये। ठीक है, They can be between, they come before noun and pronoun। या वाले बिटवीन की बात कर रहे हो प्रथम तुम? तो मैम वो फर्स्ट पॉइंट वाला जो है बिफोर है, बिटवीन नहीं है, ये B4 है। ओ WhatsApp language. दुनिया कितना आगे बढ़ गई है, तुम लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी तक प्रोफिशिएंट नहीं हो पाए हो।
मेरे तो यूपीएससी के पूरे नोट्स ही व्हाट्सएप लैंग्वेज में होते थे, ये भी एक रीजन हो सकता है कि नहीं निकला। मुझे एंड टाइम पे समझ ही नहीं आता था उसका एक्चुअल मतलब है क्या, इसीलिए तुम लोगों को मना कर रही हूँ कि मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में बोर्ड पे लिख रही हूँ, लेकिन तुम्हें लिखना है कॉपी में एक्चुअल लैंग्वेज। इतना हो गया। किसी महानुभाव को अगर ये पता हो कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या होते हैं तो मुझ पर कृपा करें और जरा अपना ज्ञान यहाँ पर प्रदर्शित करें। अब तो ऐसा लगेगा जैसे कि वीराना छा गया। बताओ प्रथम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ये तुम लोग माइक ऑफ कर लो, जो लोग वैसे भी सवाल के जवाब देते नहीं है वो माइक ऑफ करके शांति का परिचय दें। माइक ऑफ करो। और प्रथम तुम मुझे बताओ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस क्या है? I don't know. ये तो क्लीन स्वीप टाइप से है, अब क्या ही कर सकती हूँ, मैं मार तो सकती नहीं ऑनलाइन क्लास में। ये लिख लिया है? Yes, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन किसी को पता है? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? ये अक्ल बंदों का ग्रुप है यहाँ, कौन वॉलंटियर करेगा? टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस का मतलब ये है कि कैसे पहचानेंगे। वैसे तो इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर कोई कभी पूछ ले तो ये नहीं पता होना चाहिए कि बेसिक कभी पढ़ा ही नहीं। सारे वर्ड प्रीपोजिशंस है और अल्टीमेटली या हाँ बताओ बेटा। मैम सिंपल प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, पार्टिसिपल प्रपोजिशन एंड फ्रेज। मैम गूगल से करा है मैम पक्का, क्योंकि बिल्कुल ऐसी लाइन में लिखे हाँ हैं। मैम बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, मैंने भी अभी करके देखी। पूरा गूगल से यस मैम मैंने भी देखा। यस मैम। चलो आजकल तो बच्चे भी स्मार्ट हो गए। वैसे तो मैं दिव्यम तुम्हें यही कहने वाली थी कि सेम सीक्वेंस कैसे है जो गूगल पे है, लेकिन मुझसे पहले ही कुछ लोगों ने बता दिया कि तुमने गूगल से कॉपी किया है। कोई बात नहीं, कॉपी करना गलत बात नहीं है, आंसर तो दिया कम से कम। बाकी सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, अब तुम डबल और कंपाउंड के बीच में जरा डिफरेंस भी बता दो। मैम वही बताएगा ना क्या? मैम तुक्का बताएगा। दिव्यम बताओ तुम, बाकियों की बात मत सुनो। मैम डबल प्रपोजिशन में दो प्रपोजिशन होते हैं, कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। ओके वैसे तो इन जनरल डबल प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है जैसे एक प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशन लेकिन अगल बगल लिखे हुए हैं इनटू। और कंपाउंड प्रीपोजिशंस होंगे जो दो वर्ड्स अलग अलग पता चलते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू, उसमें अकॉर्डिंग अलग लिखा जाता है, टू अलग लिखा जाता है। ये मेरा अपना डिफरेंशिएशन। इनमें भी देखो सिंपल प्रीपोजिशन तो जो सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड क्या होते हैं? टू, इन, बिफोर, आफ्टर, ये सारे सिंगल वर्ड हैं, तो इन सबको एक ही में डाल दिया, उनका नाम है सिंपल प्रीपोजिशन। इस तरह के जो भी वर्ड होंगे, बिकॉज, ये सारे सिंपल है क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। और डबल मतलब दो प्रीपोजिशन एक साथ लिखे हो। देखो इन एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन है, लेकिन ये दोनों मिलकर के बना देगा इन टू। वैसे ही विद एक प्रीपोजिशन है और इन एक प्रीपोजिशन है और दोनों मिलकर के बन जाते हैं विद इन। ऑन टू ये है डबल। ऑन टू भी सिमिलर होगा, अपॉन भी वैसे ही हो जाएगा। तो ऑन टू, अपॉन, हम देयर आफ्टर। देयर आफ्टर फिलहाल के लिए समझ गए ना? तो मेरे हिसाब से डबल का मतलब ये होता है कि दो सिंपल प्रीपोजिशन एकदम जोड़ के लिखे गए हैं, अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये 1 और ये 2 है, तो अगर ये सिंपल प्रीपोजिशन होगा 1 और 2 और कंपाउंड पढ़ा जाएगा डबल पढ़ा जाएगा 12 और कंपाउंड पढ़ा जाएगा 1 2। समझ गए? यस मैम। ओके यस मैम। मैम इरेज मत करना मैम। नहीं मैं नहीं इरेज कर रही, अभी इरेज नहीं करे। अगला है अकॉर्डिंग टू। हाँ बेटा मैम कंपाउंड समझ नहीं आया। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि कंपाउंड और डबल प्रीपोजिशन एक ही जैसे ही होते हैं,
फर्क कंपाउंड में इतना है कि कंपाउंड जनरली एक, मैं देखो डिटेल का मतलब, डिटेल का फर्क अभी नहीं बताने वाली हूँ तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जनरल बात ये बता रही हूँ कि डबल प्रीपोजिशन और कंपाउंड किसे किसे कहेंगे। तो मैंने ये बोला है कंपाउंड प्रीपोजिशन वो है जो दो वर्ड है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों वर्ड अलग अलग लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो उसमें अकॉर्डिंग टू पूरा एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। क्योंकि क्यों कंपाउंड है वो? क्योंकि वो दोनों वर्ड अलग अलग भी लिखे हैं, लेकिन वो दोनों मिल करके एक मतलब निकाल रहे हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू योर चॉइस का मतलब होता है तुम्हारे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का एक मतलब होता है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। लेकिन जब तुम उसे लिखते हो तो लिखते हो अकॉर्डिंग अलग और टू अलग। और सिमिलरली एक और प्रीपोजिशन अगर इसमें बात करें बिकॉज ऑफ की, तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है तुम्हारी वजह से। तो बिकॉज ऑफ का एक ही मतलब है वजह से। सेम चीज अगर तुम डबल में करोगे तो डबल में दो सिंपल प्रीपोजिशन डबल में एक वर्ड अलग बना देते हैं और उस वर्ड का अलग मतलब होता है। जैसे इन का मतलब होता है अंदर जाना, लेकिन इनटू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाना। जैसे आई एम इनटू स्टडीज, तो मैं स्टडीज के अंदर इन्वॉल्व हूँ। इनटू का मतलब इन नहीं होता है, और ना तो इनटू का मतलब टू होता है। इन और टू मिलकर के एक नया ही वर्ड बना दिया, उसका नाम है इनटू। तो डबल प्रीपोजिशन में जनरली हम नया वर्ड ही बना देते हैं, जैसे इनटू हो गया, विद इन हो गया, ऑन टू हो गया, अपॉन हो गया। अभी तुम अपॉन को देखो तो अपॉन का ना तो मतलब अप होता है, ना तो मतलब ऑन होता है। अपॉन का अलग ही मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। समझ गए? किसी को कोई डाउट है जो मैं बोल रही हूँ उसमें? किसी चीज के ऊपर, तो फिर मैम वी कैन आल्सो यूज ऑन यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑन और अपॉन को एक जगह तो यूज नहीं करोगे ना तुम। ऑन द टेबल होता है, अपॉन द ट्रीज होता है। यस। तो ऐसा तो नहीं होता है कि तुम आपको जहां पर यूज करते हो वहां पर अपॉन को यूज करते हो। अपॉन का अपना अलग यूज हो जाता है। वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सिंपल प्रीपोजिशन का जो यूज होगा, डबल प्रीपोजिशन में एक नया वर्ड बना देते हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन मिलकर के। तो विद इन वहां पे टाइम लिमिट में यूज होता है। अब विद इन ना उस जगह यूज नहीं होता है जहां पर विद या इन यूज होते थे, नहीं। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड के केस में उन दोनों का इंडिविजुअल मतलब यही रहता है, लेकिन सिंस इंडिविजुअल मतलब होने के, एक इंडिविजुअल मतलब तो सेम रहता ही है, उसके अलावा ये दोनों वर्ड मिलकर के किसी एक फ्रेज टाइप का रूप ले लेते हैं, जहां पे आप सेंटेंस को प्रीपोजिशन तो नहीं बोल सकते, दो प्रीपोजिशन अलग अलग यूज हो रही हैं और उनका यूज होना जरूरी है, इसलिए उसको कंपाउंड बोला है। समझ गए? यहाँ पे अकॉर्डिंग और टू मिलकर के कोई नया वर्ड नहीं बना रहे हैं, लेकिन इनको कंपाउंड में यूज होना जरूरी है। अकॉर्डिंग का मतलब यहाँ पर अनुसार ही है, और टू इसलिए लगाना जरूरी क्योंकि अकॉर्डिंग के तुरंत बाद कोई नाउन लगता नहीं है, तो उसके पहले टू लगाना जरूरी। हाँ बेटा। मैम मतलब कंपाउंड में हम दो प्रेपोजिशंस यूज करते हैं एक साथ, लेकिन लिखते हैं इंडिविजुअली है। यस, यही तो ये तो पहले ही बता दिया मैंने। कंपाउंड में आप दो प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, लेकिन लिखते इंडिविजुअली हैं, क्योंकि वो दोनों मिलकर के कोई नया वर्ड नहीं बना रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये, अगर मुझे अकॉर्डिंग को अलग अकेले यूज करना होगा तो मैं कभी यूज नहीं कर सकती। मैं कभी नहीं लिख सकती कि द क्वेश्चन इज राइट अकॉर्डिंग यू, ऐसे वो यूज ही नहीं होता है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग के बाद अगर कोई नाउन लगाना है तो उसके बीच में एक और प्रीपोजिशन लगाना ही पड़ता है, इसीलिए उसे कंपाउंड बोला जाता है। तो वहां दो प्रीपोजिशन अलग अलग लगते हैं तब वो कंपाउंड है। बल्कि डबल के केस में दो प्रीपोजिशन एक साथ लिखे जाते हैं, वो एक नया वर्ड ही बन जाते हैं। आपको डाउट है? नो मैम। ओके। कॉम्प्लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको काटो। मतलब टाइप में केवल लिख लो। पार्टिसिपल जनरली जिनका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ईएस से यूज होता है आईएनजी से। जैसे एग्जाम्पल इनके हो जाएंगे हैविंग, ठीक है, एक मिनट, और ड्यूरिंग, गिवन। तो इस तरह के वर्ड जो ईएन और या आईएनजी से एंड हो रहे हो, इसको तुरंत नहीं लिखना है, पहले ये लिख लेना है पार्टिसिपल के आगे हैविंग, ड्यूरिंग और गिवन, ये एग्जाम्पल लिख लेना है, और ब्रैकेट में लिखना है कि ईएन और आईएनजी से एंड होते हैं। इनको अभी पढ़ना जरूरी नहीं है, जब आप इंफिनिटिव ड्यूरेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे वहां भी पढ़ सकते हैं। और फ्रेज तो इन जनरल इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए जाते हैं, तो वो तो इन जनरल तुम्हें पता है कहीं भी सेंटेंस में यूज हो जाते हैं। जैसे I know this topic at length, तो at length का मतलब पूरा मैं जानती भी हूँ, और at length का मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह भी यूज हो रहा है। समझ गए? तो नॉर्मल इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हम पढ़ते हैं उनको हम सेंटेंसेस में कभी लगाते हैं। इतने सारे मैंने 30 पढ़ा दिए हैं।
वो जो 30 तुम यूज कर रहे हो वो सारे ही प्रीपोजिशन है, समझ गए? Yes. मैम हैविंग, ड्यूरिंग और गिवन किस में है? ये पार्टिसिपल में है। पार्टिसिपल में वो प्रीपोजिशन लगती है जो en से या ing से एंड होती हैं। तो हैविंग ing से एंड हो रहा है, ड्यूरिंग ing से एंड हो रहा है, गिवन ing से एंड हो रहा है, सॉरी गिवन en से एंड हो रहा है, समझ गए? Yes, ma'am. कॉम्प्लेक्स की कोई भी जरूरत नहीं है इसलिए इसको पढ़ने की, क्योंकि ये नहीं आता है इन जनरल, का इतना इम्प्लीकेशन है नहीं, ठीक है? ये तो मैंने बस लिख दिया है। बहुत जगह तो ये बहुत जगह तो ये उसका पार्ट भी नहीं है, जो क्लासिफिकेशन है उसका, ठीक है? आगे फ्रेज, फ्रेज मैंने कितने पढ़ाए हैं? एक फ्रेज मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, एट होम इन, याद है? Yes, ma'am. एक्सपर्ट। तो बस ये फ्रेज है और ये सेम ही प्रीपोजिशन है। जैसे मैं लिखूं शी इज एट होम इन मैथ्स, तो यहाँ पे ये एट होम इन फ्रेज की तरह भी यूज हो रहा है और ये प्रीपोजिशन भी है, समझ गए? Yes, ma'am. तो ये नॉर्मल फ्रेज की बात कर रहे हैं, कोई भी फ्रेज लगा दो अगर सेंटेंस में नाउन के बाद में तो वो प्रीपोजिशन की तरह ही काम करता है। तो ये भी हमारे मतलब का नहीं है, कहने का मतलब ये है कि टाइप्स में तुम्हें पता होने चाहिए कि सिंपल, डबल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पार्टिसिपल और फ्रेज होता है। पढ़ने के लिए बेसिकली पढ़ोगे सिंपल, डबल और कंपाउंड, ये तीन तो नाम के लिए हटा दूं। यस मैम। फ्रेज में अगर एग्जांपल लिखना है तो ये वाला लिख लो, एट होम इन। सारे के सारे प्रीपोजिशन अगर तुम देखोगे ना तो तुम ये फ्रेज तो तुम्हें रियलाइज होगा ये सारे किसी न किसी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इनका नाम फ्रेजल प्रीपोजिशन रखा गया है। मैंने जितने भी फ्रेज अभी तक पढ़ाए हैं तो याद होंगे ना, उन सब में कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज हुआ होगा, देख लो एक बारी। क्लियर है? मैम एडी में कौन सा प्रीपोजिशन है? क्या बोल रहे बेटा? मैम मैम एबीसी। एबीसी एक था, उसमें मैम कौन सा वो है प्रीपोजिशन? ABC का उसमें नहीं है प्रीपोजिशन? नहीं अरे सारे एबीसी एक कॉमन वर्ड मैंने लिखाया होगा। एबीसी का मतलब होता है कोई भी एबीसी टॉपिक, वो प्रीपोजिशन नहीं है। फ्रेज कोई होगा तो वो प्रीपोजिशन जरूर होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस एक साथ पढ़ाया गया है ना, तो एबीसी कैन बी एन इडियम आल्सो। सारे फ्रेज की फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स तुम लोगों को दिख रहा है जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा हो? नो मैम। नहीं दिख रहा है? कुल मिलाकर के फंडा समझ गए हो ना फ्रेज को देख करके कि उसमें प्रीपोजिशन वाले फ्रेज कैसे पहचानोगे? नॉर्मली सारे ही फ्रेज में प्रीपोजिशन लगी होंगी, ठीक है? वो गिवन पार्टिसिपल का एग्जांपल है ना? कौन सा गिवन पार्टिसिपल का एग्जांपल है बेटा? हैविंग और गिवन मतलब यानी इन जनरल थर्ड फॉर्म भी, स्टोलन भी हो जाएगा पार्टिसिपल का एग्जांपल। मैंने तुम लोगों को देखो 9th वालों से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसे यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि उन्हें पार्टिसिपल पढ़ाया नहीं है। बट 8th में अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कि पार्टिसिपल में होता है हैविंग स्टोलन माई बुक्स शी रैन अवे, उसमें हैविंग भी लगा था और वर्ब की थर्ड फॉर्म में स्टोलन भी लगा था। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिसमें शुरुआत एक वर्ड के साथ आईएनजी के साथ की जाए, या फिर कोई सेंटेंस जिसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, केवल गिवन ही नहीं होगा, इसकी जगह तुम स्टोलन भी लगा दोगे तो भी चल जाएगा, तब भी पार्टिसिपल होगा, समझ गए? तो इन जनरल दिमाग में ये रखो, कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दोनों ही पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन की तरह यूज हो जाते हैं, समझ गए? मैम कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस में नहीं, कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है। इनफैक्ट इनमें से कोई भी किसी का भी टाइप कभी पढ़ने के लिए नहीं आता है। प्रीपोजिशन हमेशा आती है फिल इन दी ब्लैंक्स भरने के लिए। ये मैंने बताया है तुम लोगों को क्योंकि ये बेसिक है, पता होना चाहिए कितने टाइप की होती है। तुम लोगों को करना तो मेन प्रीपोजिशंस ही है कि कौन सी जगह पे क्या बेटर यूज होगा उसको आइडेंटिफाई भी करना होगा कौन से टाइप का है। क्या बेटा? मैम आइडेंटिफाई भी करना होगा कौन से टाइप का। कभी नहीं करना आता है ये सब, आइडेंटिफाई करने कभी नहीं आता है। मैंने बस टाइप पढ़ाए हैं यहाँ पर, बट ये आइडेंटिफाई करने नहीं आएंगे। प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और एग्जाम्पल वाला टॉपिक है, इसमें तुम लोग केवल एक्सरसाइज करनी होती है, समझ गए? लेकिन अगर कभी बाई चांस दिख जाए तो पता होना चाहिए ना कि किस टाइप का प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशन के कितने टाइप होते हैं, बस इसी पर्पज से पढ़ाया गया है। अभी फिलहाल डोंट वेस्ट टाइम मच, ये इतना हो गया है ना? यस मैम। इसे हटा रही हूँ मैं और हम सीधे डालो टाइम प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप जो प्रीपोजिशन का पढ़ रहे हैं वो है टाइम प्रीपोजिशन।
मैंने क्या बताया था प्रीपोजिशन की डेफिनेशन में कि प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन और सेंटेंस के अदर पार्ट में रिलेशन बताती है और रिलेशन में सबसे ज्यादा वो उनके स्टेट के बारे में बताती है। तो स्टेट का एक फीचर होता है टाइम में कि अभी की बात है, 2 घंटे बाद की बात है या 2 घंटे पहले की बात है। नाउन का स्टेट बताने का मतलब क्या है कि नाउन क्या काम कर रहा है, किस समय कर रहा है, वो भी तो उसका स्टेट ही बताएगी ना। अगर मैं 5 बजे क्लास ले रही हूँ तो 5 PM मेरी स्टेट ही तो है, मतलब मैं इवनिंग में ले रही हूँ या 5 PM ले रही हूँ। तो ये नाउन सैम के बारे में ये बता रहा है कि उसने 5 PM क्लास लिया। ठीक है, तो एड अगर अभी तो पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो टाइम प्रीपोजिशन ऑल्सो स्टेट ही बता रहे हैं। सबसे पहला प्रीपोजिशन है टाइम प्रीपोजिशन। टाइम प्रीपोजिशन सबको ही पता होगा, बोलना शुरू करो फटाफट। कितने सुने टाइम वाले? यस। Around. Ma'am, since and for. हाँ, While. Since. सिंस। till then, टिल देन। टिल, हाँ टिल, चलो देन लगाने की जरूरत नहीं है। टिल देन लगाओगे तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड। on, Until. on, ऑन। ऑन तो लगा दिया था यार मैंने। और कोई? बिटवीन। For. हाँ, For. For. फॉर। For. ego, लिखते जाओ जो मिल रहा है, जो मैं लिखती जा रही हूँ सब लिखते जाओ कॉपी में। ma'am, hence, हेंस टाइम को थोड़ी ना शो करेगा बेटा, जो टाइम के आसपास, जैसे एट 4 PM, ऑन मंडे, ड्यूरिंग दिस वीकेंड, अराउंड 5 PM, अबाउट 4 o'clock, सिंस मंडे। वाइल भी आई एम नॉट श्योर वाइल के बारे में, वाइल को कैसे लगा, अच्छा ये वाइल किसी ने बोला होगा, बट वाइल भी नहीं होगा। टिल हो जाएगा, अंटिल हो जाएगा, अंटिल 5 PM, थ्रू आउट द डे हो जाएगा, बिटवीन 4 and 5 PM हो जाएगा, बिफोर 5 o'clock हो जाएगा, 5 weeks ago हो सकता है, पास्ट आवर हो सकता है, 2 हो जाएगा, मैम येट येट लग सकता है। येट का मतलब अभी तक होता है। हाँ, बिसाइड्स नहीं होगा। बिसाइड का मतलब होता है एक तो अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा, और दूसरा बिसाइड्स होता है बगल में। दोनों ही टाइम को शो नहीं करते, पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, इतना लिख लो। इसके आगे एक्सेट्रा लगा लो। केवल ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है और वो टाइम यानी 4 5 6 7 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी ईयर के साथ लग सकता है, तो वो टाइम प्रीपोजिशन ही होगा। ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जो ये फ्रेज की तरह बात नहीं चल रही है, नाउन क्लॉज की तरह बात नहीं चल रही है कि लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे तुम जितने भी वर्ड्स लगा सको जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे ही टाइम प्रीपोजिशन हो जाएंगे। आई हैव बीन गिवन द एग्जॉस्टिव लिस्ट, मोर और लेस इसमें कवर हो जाते हैं, बट इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो खुद ही पहचान में आएंगे। नाउ आई एम एंडिंग इट। आप इसको अभी करना है, उसके बाद रिजॉइन करो, फिर बात करते हैं इसके एग्जांपल्स पे। आपने नोट कर लिया टाइम प्रीपोजिशन को? Yes, ma'am. Okay, so I'm ending it. Rejoin, then we'll talk about it.